All right. So in the previous class we have studied about बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ मेटल्स की हमने वो चीज देखी थी। ये सारा चीज हम जो है इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस ना कि कोई भी मेटल्स क्या होते हैं, राइट? मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स की मेटल्स क्या होते हैं कि जिसमें कि मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, राइट? और इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ मेटल्स हमने और नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, राइट? ये हमने बात की थी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब मेटल्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। जैसे सोडियम था, सोडियम इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जैसे क्लोरीन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वो क्या है, नॉन मेटल हो गए, राइट? स्ट्रक्चर की यस मैम। स्ट्रक्चर हमने बात की थी। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो एमॉर्फिक होते हैं। ये अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, राइट? नेक्स्ट इसकी फिजिकल स्टेट और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड्स में होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट था कि इनकी प्लेसेस कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो जो फर्स्ट टू है, जो यहाँ पे फर्स्ट टू आ रहे थे, दोज आर द, मतलब जो लेफ्ट साइड में थे टेबल के वो क्या थे, आपके मेटल्स थे। और जो राइट साइड में थे वो क्या थे, आपके नॉन मेटल्स। और जो बीच में आते थे उनको हम बोलते थे ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है? और इनकी डेंसिटी, जैसे मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं तो इसलिए वो दे आर मोर डेंसर, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं तो इसलिए वो दे आर लेस डेंसर, है ना? ऑलराइट। इसके बाद हमने इनकी कंडक्टिविटी पढ़ी थी कि मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत इजीली हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंग। तो वो सॉलिड्स होते हैं, इसलिए मेटल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। लोकेशन अभी हमने बता दी कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो सब क्या है, आपके मेटल्स हैं, एंड नॉन मेटल जो राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है? डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते। अभी हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मेटल जो है वो एक से, जो उनके लास्ट आउटर शेल में होते हैं, 1 से 3 तक के शेल में, है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या है, जो आपका दिस इज योर न्यूक्लियस, फर्स्ट है, फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, तो वो सबसे, या वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आपके मेटल्स कहलाते हैं। और जिसमें 4 से 8 होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है? ऑलराइट। एग्जाम्पल्स हमने देखा था, जैसे लिथियम, बेरियम है, दीज आर द मेटल्स। और नॉन मेटल्स के भी जो हेलोजन ग्रुप्स है वो क्या है आपके, वो हो गए आपके नॉन मेटल्स, ठीक है? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। हमने जो है नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में जो थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले क्या है कि जो पहली प्रॉपर्टी है लस्टर, मतलब उसमें क्या है, शाइनिंग होती है। शाइनिंग, जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में मीन्स दे शाइन करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस आपको शाइन करता हुआ दिखाई दे गया तो वो है आपका शाइनिंग देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में वो जो है शाइनिंग नहीं देते, लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट के। चलो, लेकिन मेटल्स में देखो क्या होता है, मेटल्स में एक्चुअली में ये शाइनिंग होती क्यों है? देखो क्या होता है कि जैसे कुछ एनर्जी लेवल है ना, जैसे सपोज करो कि कोई स्टेयर्स सी बनी हुई है और उन स्टेयर्स पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अगले लेवल पे जो है वो जंप कर रहा है। उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जो है अगर जंप करेगा, ठीक है? तो जो जंप करता है
अगर हम ये कब जंप करेगा, जब हम इसको कोई हीट या कोई लाइट या कोई कोई भी मतलब एनवायरनमेंट से इसको कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है। नाउ सी जब ये यहाँ से यानी एक एनर्जी चाहिए इसको, यानी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे है ना। जब ये सपोज करो ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है अब ये यानी ये हायर स्टेट पे यानी हायर एनर्जी लेवल पे है, तो हायर एनर्जी से जब ये लोअर एनर्जी पे आता है, हायर एनर्जी से जब ये लोअर एनर्जी पे जंप करता है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है इससे रेडिएशंस निकलती है, मतलब कुछ फोटॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब वो फोटॉन्स जो है, जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं, वो फोटॉन्स भी क्या होते हैं एक विजिबल रेंज में आते हैं, और उस विजिबल रेंज में आने की वजह से मतलब जब वो जंप करते हैं दे फॉल्स अंडर द विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा शाइनिंग आती है यानी ब्राइटनेस दिखती है, तो हमें लगता है कि वो जो मेटल्स है वो क्या हो रहे हैं शाइन हो रहे हैं। सो दिस इज वाई वो लस्टर जो है हमें यानी जो शाइनिंग हमें दिख रही है वो इसकी वजह से दिख रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी पे या लोअर लेवल पे जब जंप करते हैं, तो क्या होता है फोटॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। फोटॉन्स रिलीज होते हैं और वो विजिबल स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं। ठीक है, तो उनसे मतलब उनसे जो निकलने वाली रेडिएशन है वो कहाँ है विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है। जो भी चीज विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है वो हमें दिखाई देती है, तभी तो वो विजिबल है, तो वो हमें उस टाइम पे शाइन करता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं। नॉन मेटल्स नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आयोडीन और ग्रेफाइट ये जो है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इधर से उधर जो है मूव करते रहते हैं, इसीलिए क्यों इनमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई जो मूव करते हैं इधर से उधर, एंड हेंस द रेडिएशन रिलीज्ड, एंड इसकी वजह से शाइनिंग होती है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड ऐसा है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा जो जितने भी सॉलिड होते हैं मतलब जो सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, दे आर नॉट हार्ड। मेटल्स के केस में देखो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं ये इट कैन बी कट विद नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको एक नॉर्मली जो हमारी चॉपर होता है जो यानी जो नाइफ होता है उससे भी आप जो है इसको कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल है, ये क्या है सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं यानी सोडियम एंड के, ये सबसे लेफ्ट साइड में आते हैं, है ना। तो इनके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव है। इसकी वजह से क्या है ये थोड़ा सॉफ्ट भी है इनकी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम है तो लो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट से इसलिए दे आर सॉफ्ट इन नेचर, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस को आप किसी एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। थिन शीट में कैसे कन्वर्ट होगी? पीट पीट के, जैसे अगर आपने कोई भी शीट है अगर आप उसमें कोई हथौड़ा टाइप कुछ मार रहे हो तो वो आपके एक प्लेन शीट में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट जिंक एंटीमनी एंड आर्सेनिक ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। गोल्ड जो है ना, गोल्ड, गोल्ड दिस इज गोल्ड, AU इज गोल्ड, गोल्ड सबसे ज्यादा यानी इट इज अ वेरी हाईली मेलिएबल सब्सटेंस, गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ही ज्यादा डक्टाइल है। मतलब अगर आप गोल्ड का 1 ग्राम लोगे ना तो 1 ग्राम को जो है आप 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब अगर आप इसकी डक्टिलिटी की बात देखोगे तो अगर आप इसको पतले
से तार में खींचोगे ना, दैट इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी, मतलब किसी भी सब्सटेंस को एक पतले से तार में बनाना। तो 1 ग्राम सोना अगर आप लोगे, 1 ग्राम गोल्ड, तो आप उसको अप्रोक्स 2 किलोमीटर तक उसकी डक्टिलिटी शो कर सकता है, मतलब इतना पतला तार जो है वो में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू दैट मच वायर, राइट। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल, ना तो वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होता है, नॉन मेटल्स, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्यों? कंडक्टिविटी इसलिए कि इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी हम दोनों की बात कर रहे हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर इज द सबसे अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर, सिल्वर इज Ag, ठीक है। सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। लेकिन बिस्मथ और टंगस्टन जो होते हैं ये इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड कार्बन, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड कार्बन, राइट। स्टेट, मेटल जो होते हैं वो जनरली आपके सॉलिड में होते हैं, एट रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर इज 25-24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गैलियम और जर्मेनियम को छोड़ के या मरकरी को छोड़ के, बाकी मरकरी आपने देखा होगा कि वो फ्लूइड, जैसे आपने थर्मामीटर में देखा होगा कि मरकरी प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो राइज होता है जब आप कोई टेम्परेचर मेजर करते हो तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर राइज होता है, तो दैट इज द मरकरी। अब तो अल्कोहल यूज करने लगे हैं मरकरी की जगह में, क्योंकि वो भी सेम काम करते हैं। मरकरी क्या बहुत पॉइजनस हो जाता है, अल्कोहल पॉइजनस नहीं होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली आपके सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। इस केस में अगर आप देखोगे एक्सेप्ट ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में है, तो वी कैन से दैट, ठीक है। चलो, इनका क्या है, अगेन जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स, जबकि इसके कंपैरिजन में क्या होता है, दे आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, अच्छा, जैसे अभी हमने कंडक्टर की बात की थी ना, तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? अभी हमने बोला नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट क्यों है? क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या है ना, अगेन आई जस्ट सेड टू यू कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, पहली चीज। तो जितने भी कार्बन है वो हर एक 3 एटम से, यानी एक कार्बन जो है ये ना हेक्सागोनल शेप में ऐसे प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। तो इधर कार्बन, तो ये भी क्या है, ऐसे शेप बनी होती है इनकी, है ना। तो आप देखो एक कार्बन जो है वो इन 3 कार्बन से अटैच्ड है, 1, 2 और 3। तो चौथा का है, कार्बन पे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन क्या होता है, कार्बन है 6, यानी 2 और 4। बाहर वाले इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 और चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये 3 से ही बॉन्ड कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का वो फ्री होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर मूव करता है, जिसकी वजह से वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग कि ग्रेफाइट जो होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, तो इनकी डेंसिटी क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और डायमंड को छोड़ के नॉन मेटल्स की जो है जनरली डेंसिटी लो होती है, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, नो मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि अगर कोई भी मेटल अगर इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्ट हो तो क्या होगा, अगर नॉन मेटल उससे रिएक्ट होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी तो कैसी रिएक्शन होगी, होगी भी या नहीं होगी, है ना। तो ये चीज हमें देखते हैं हम लोग। सपोज
कि अगर हम मेटल और नॉन मेटल दोनों की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे, मतलब कोई मेटल पकड़ा और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, या कोई नॉन मेटल पकड़ा और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, जब मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सो देन इट विल फॉर्म, जब मेटल, कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल MgO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल फॉर्म MgO। और अगर फिर उसी मेटल ऑक्साइड को अगर हमने पानी के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब नॉन मेटल अगर उसके ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल एक ऑक्साइड बनेगा, जैसे सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 बनेगा। लेकिन इसी SO2 को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये अगेन क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा और वो एक एसिड होगा। वो एसिड होगा इसीलिए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे जो ऑक्साइड बन रहा है उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। समझ में आया। यहाँ पे मेटल जो है यस वो मैम। पानी के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है, एंड ये क्या बना रहा है, एक हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस बना रहा है। बेस बना रहा है इसीलिए जब ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट हुआ है, जो ऑक्साइड बना है उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यही यस बेसिक मैम। ऑक्साइड जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं, और जब एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। मैम सोडियम मैग्नीशियम मेटल है और एल्युमिनियम भी। एल्यूमिनियम, अभी आपको एक चीज बताई थी, जिसके आउटर मोस्ट मैम शेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटल के कहाँ उसमें आते हैं, और जिसके 4 से 8 मिलेंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो नॉन मेटल आते हैं, होते हैं। अब बताओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुशिका। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, 20 तक याद होने चाहिए। तुशिका आर यू देयर बेटा, बोलो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अच्छा, पहले आप मुझे पीरियोडिक नंबर 1 से लेके, सॉरी, एटॉमिक 1 से लेके एटॉमिक 20 तक आप मुझे जरा एलिमेंट्स के नेम बताना। मैम एल्युमिनियम का आई थिंक 13 होता है।
आई थिंक, श्योर नहीं हो? नहीं। 1 से लेके 20 तक पीरियोडिक टेबल याद है? 1 से लेके 20 ओनली। मैम याद किए थे, अब भूल गई। करना इतना टफ थोड़ी ना है। पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दूं आपको? यस मैम। चलो पहले आज की ये क्लास देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दूंगी, ठीक है? अदरवाइज आपको 1 से लेके 20 तक आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन पहला, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन दिस इज नियॉन, फिर सोडियम, यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर हो गया आपके पास कितना 16, देन क्लोरीन, राइट? नहीं ना मांगो अल्कोहल हाँ सही तो है। सोडियम दिस इज 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया आपके पास आर्गन, देन हो गया आपके पास सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, एंड देन कैल्शियम। ना मांगो अल्कोहल शिवपाल से कल राज आ रहे हैं, ठीक? चलो हम आपको सिखाएंगे पीरियोडिक टेबल बनाना, ठीक है? तो ये हो गया आपके 1 से लेके 20 तक। इसके आगे भी आते हैं, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये पूरी जो ट्रांजिशन मेटल वाली सीरीज है वो फिर चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? सो आई टेल यू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एटलीस्ट आपको आने चाहिए, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला फिल करना, ठीक है? जो लेफ्ट वाला है राइट वाला। चलो देखो, तो सोडियम है, सोडियम इज व्हाट 11 नंबर, है ना? 11 इज व्हाट, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 281। तो सोडियम एलिमेंट में 281 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो इजीली रिमूव कर सकता है, इजीली रिमूव कर सकता है। इसलिए जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो बहुत ही तेज स्पीड में रिएक्शन होती है, एंड उसके बाद क्या होता है, आग लग जाती है। मतलब अगर आप ऑक्सीजन में, इसलिए हम सोडियम को क्या करते हैं, किसी पेट्रोल में कंजर्व करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बाहर पानी या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत आग लग जाती है। मैग्नीशियम इज व्हाट अगेन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 282। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी पर इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन कांटेक्ट में जब आता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, और इसीलिए हम इसको कहीं अगर हमें बहुत ही डार्क एरिया में जाना है या ओशन के अंदर जाना है तो हम मैग्नीशियम रिबन का यूज करते हैं, सो दैट वहां पे व्हाइट कलर की बहुत ही ब्राइट लाइट हमें मिलती है, जिसकी वजह से हमें रास्ता दिखाई देता है, ठीक है? एल्यूमिनियम इज व्हाट, एल्यूमिनियम इज 283, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, अगेन 3 इलेक्ट्रॉन निकलना भी इजी है। तो फाइन जो है व्हाइट कलर की फ्लेम आपकी विजिबल होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम के बारे में अभी हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे कि ये एम्फोटेरिक नेचर भी शो करता है। नेक्स्ट आपके पास सिलिकॉन, सिलिकॉन इज व्हाट, सिलिकॉन होता है 2 8 एंड 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन में अगर हमको रिएक्शन करानी है तो हमें थोड़ा हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन करने। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले भी सकता है, ठीक है? अलग अलग एटम से भी ले सकता है। तो इसीलिए इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या है, थोड़ी सी हीट हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। देखो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जब किसी पानी के साथ भी अगर कांटेक्ट में आता है, अगर हमने बात की थी एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ आता है रिएक्ट करता है, तो वो यानी जब मेटल है ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, दैट मींस वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है? तो एल्यूमिनियम
ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Al2O3। अगर पानी के साथ भी जब रिएक्ट करता है, यानी जब आपको एसिडिक फॉर्म भी मिलेगी, तब भी वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। ठीक है, सो इसी बिहेवियर की वजह से एल्यूमिनियम जो होता है यानी Al2O3 जो है, ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का हमने बोला है, बिकॉज एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो अब आप देखो किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है। तो एल्यूमिनियम है 1 2, सेकेंड शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल में देखो 1 2 3 यहाँ पे बने हुए। तो दो एल्यूमिनियम ऐसे लिए, H2O के 3 मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल है, तो तीनों से के साथ जो है इसने बॉन्डिंग कर लिया है। यानी ऑक्सीजन जो है, यानी हाइड्रोजन तो निकल गई, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये H2 निकल गया, कि इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आपस में बॉन्डिंग कर लिए, लाइक दिस। अब इनके पास कितने बचे, तो ऑक्सीजन के पास बचे 1 2 तो है ही, और लास्ट वाले इसमें कितने बचे हैं, लास्ट में बचे हैं इनके पास वही अगेन 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास बचे। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आप करेंगे। अब आप देखो 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन और 2 एल्यूमिनियम, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके, यानी सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंबाइन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो इन 6 को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, देखो एल्यूमिनियम की मैं बात करी थी ना, एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आपका एल्यूमिना बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिना। ठीक है, यानी एम्फोटेरिक का नेचर का मतलब होता है जो दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, अच्छा एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि वो दोनों ही एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है और सॉल्ट और वाटर बना सकता है। मतलब एम्फोटेरिक अगर किसी बेसिक के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करा रहे हो तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप किसी एसिड की तरह के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो वो बिहेव करेगा बेस की तरह। ठीक है, तो दिस इसीलिए हम जो है एल्यूमिनियम को इट इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गया Al2O3 है, अगर आप इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा AlCl3 बनेगा एंड प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। और अगर इसी को आपने किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया, ये बेसिक है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और आपके पास बन जाएगा NaAlO2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने किसकी तरह बिहेव करा है, बेस की तरह, और यहाँ पे किसकी तरह बिहेव किया है, एसिड की तरह। तो इसीलिए एसिड और दोनों ये यूज कर रहा है, दोनों तरीके से ये अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, Na H2O के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बनता है। तो दीज आर सम मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, दीज आर द सम मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर को अगर आप रिएक्ट करोगे, अच्छा जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ आपने वाटर का ये किया, यू हैव दिस NaOH प्लस H2O निकलेगा एंड प्लस ऑब्वियसली बात है हीट भी निकलेगी क्योंकि वो एकदम आग पकड़ लेता है ना। देखो जैसे यहाँ पोटेशियम है, सोडियम है, लाइक पोटेशियम भी है, तो वो भी क्या होगा KOH प्लस H2O निकल जाएगा प्लस हीट निकलेगी। तो यहाँ देखो पानी में डालते तुरंत आग निकल रही है ना। अच्छा जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है तो ये एक्चुअली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये देखो ये ना फ्लोट करेगा,
ये पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से Mg है, अगर आप मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है सो इट इज कॉल्ड, ये क्या करेगा, लेकिन ये ठंडे पानी में नहीं, वार्म वाटर में, थोड़ा सा गर्म पानी में रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब इनके क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल में बढ़ने लगे हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिएक्ट कराने के लिए हीट, थोड़ी सी हीट जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, अगर आप तो ये तो हीट इंक्रीज कर दो या गर्म पानी यूज कर लो, तो दिस विल फॉर्म Mg MgOH ट्वाइस हो गया ना, यानी कि Al है, सॉरी, दिस इज Al2O3 या सॉरी Al का एल्यूमिनियम को पानी के साथ करा रहे हो ना, सो AlOH ट्वाइस प्लस H2। इसी तरीके से अगर आप आयरन को, यानी जो ट्रांजिशन मेटल है उसको अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा एंड H2O रिलीज होगी, ठीक है। चलो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रही है ये बबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बबल्स के फॉर्म, बबल्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो एसिड है, जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। H2O, ये जो रिएक्शन हो रही है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। ऐसी एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अगेन इसमें क्या है, बबल्स बनते हैं। अच्छा एक चीज देखो, मैग्नीशियम वाले केस में ना एक्चुअली में जब ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, यानी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसकी वजह से पॉप साउंड सुनाई देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल है, सॉल्ट बन रहा है, दिस इज द सॉल्ट बन रहा है एंड इसमें क्या है, बबल्स बनते हैं। तो ये जो बबल्स हैं, दीज आर द बबल्स, ये बबल्स जो है शो कर रहा है, अगर बबल्स बन रहे तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन सही जा रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, दिस बबल्स आर नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। क्या सारे ही मेटल एक जैसे रिएक्ट करते हैं? अगर मैंने सोडियम रखा, आयरन रखा, कॉपर रखा, मैग्नीशियम रखा, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे एक ही वे में रिएक्ट करेंगे? डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स इन द सेम वे? नो। तो इसको हम कैसे बेसिस, किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके हमने देखा, जैसे सोडियम है, सोडियम ने जरा सा कांटेक्ट में ही आते ही तुरंत आग पकड़ ली। मैग्नीशियम में भी क्या है, व्हाइट फ्लेम उसमें आने लगी। आयरन में क्या है, आयरन में भी अगेन वो इन सब में क्या है, बबल्स दिखने लग गए, लेकिन कॉपर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड है? जैसे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये आपका जो डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, ठीक है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन, यानी जो सबसे नंबर 1 पे, यानी वो होगा आपके पास हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, एक होता है एक्वारेगिया। मान लो कि एक्वारेगिया इज व्हाट, इज नथिंग बट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको 3 वॉल्यूम लेना है और नाइट्रिक एसिड का आपको सिर्फ 1 वॉल्यूम लेना है, यानी ये हो गया आपके पास 1:3 बोल दो या 3:1 बोल दो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किसको पहले क्या लिख रहे हो। तो बनेगा आपके पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद कर लेना। तो अब आप देखो कि जैसे गोल्ड है,
प्लैटिनम है, यानी जो जिसकी भी ज्वेलरी बनती है, वो इस एक्वा रेगिया से, इस एक्वा रेगिया यानी HCl प्लस HNO3, 3HCl प्लस HNO3, ठीक है। सो ये उन मेटल्स के साथ, यानी जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता, इसीलिए उसमें जो है मेटल जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। मेटल डिसॉल्व नहीं होते तो क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सिल्वर है या कोई गोल्ड है, अगर आपको चाहते हो कि वो पहले ऐसी चमक उसमें आ जाए तो आप एक्वा रेगिया से इसको रिमूव करा सकते हो। बट हाँ, कुछ ग्राम जो है मिलीग्राम में वो कम होता है, कुछ जो है वो मिलीग्राम में कुछ वेट कम होता है, क्योंकि आप एक लेयर निकाल रहे हो किसी भी चीज की, अगर आप एक लेयर निकालोगे तो कुछ तो वेट कम होगा, तो मिलीग्राम में जो है वो वेट जो है थोड़ा सा लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, न्यू एक आपको लेयर मिल जाएगी, वो जो सबसे ज्यादा शाइन कर रही होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्वा रेगिया जो है ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नॉन मेटल्स के आगे हमने बात करी थी कि वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्यों? एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि वहां पे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते ही नहीं है, दे कांट लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, सब राइट हैंड साइड पे है, वो सब चाहते हैं कि जो है जितने भी नॉन मेटल्स है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को या कोई भी प्रोटॉन है उसको वो रिलीज नहीं करते, तो रिलीज नहीं करते, कोई H आयन नहीं दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। गेट इट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ग्रेट। सो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल सॉल्ट मतलब मेटल सॉल्ट मतलब मेटल और सॉल्ट मतलब उसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके साथ अगर आप किसी और मेटल का अगर आप रिएक्शन कराते हो, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। सेम केस विद नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसे ही है कि क्या होगा, इजीली नॉन मेटल अगर वो रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव वाले को वो रिमूव कर देगी। तो नाउ यू कैन सी द डायग्राम हेयर। मैग्नीश एक यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यानी COSO4 ले रखा है इधर, इसमें क्या है, मैग्नीशियम पाउडर डाल दिया, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वो पूरा जो है वो कलरलेस हो गया और यहाँ पे आपको कॉपर के पीसेस दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इस Mg ने इस CO को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह ले ली, MgSO4 बन गया, यानी ये जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है आपका MgSO4, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर के क्रिस्टल जो है, पीसेस जो है वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जिंक भी डालते तो जिंक का ZnSO4 सॉल्यूशन बन जाता है एंड कॉपर के आपको यहाँ पे अगेन पीसेस मिल जाते हैं। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सल्फेट का सॉल्यूशन आप बना सकते हो इजीली, कॉपर सल्फेट जो है वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो आप उसको डिसॉल्व करो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसमें आप कोई भी कील डाल दो। इन क्लास 7th यू हैव स्टडीड दिस, हमने ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा हुआ है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें अगर आप आयरन नेल डालोगे तो 15-20 मिनट बाद जब आप देखोगे तो वो पूरा कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, दैट मीन्स वहां पे क्या है, फेरस सल्फेट है एंड कॉपर के क्रिस्टल दिखाई देंगे, ठीक है। या फिर आप इस नेल के चारों तरफ क्या होगा, आपको ब्राउन कलर की लेयर दिखाई देगी, वो किसकी लेयर है, वो है कॉपर की लेयर, कॉपर इज ब्राउन इन कलर समवट, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई मेटल जो है किसी मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक को ही डिस्प्लेस कर रहा है,
यानी एक मेटल सिर्फ एक ही मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, मेटल में और मेटल आयन दोनों के केसेस में ना रिएक्टिविटी सीरीज चेंज हो जाती है। क्यों? जैसे पोटेशियम है या सोडियम है ना, तो इस केस में क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक है, इसके भी एक है। कैल्शियम के कितने? 2 हैं। मैग्नीशियम के कितने? 2 हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम के कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो इनको, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे, बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे, तो रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो रही है। लेकिन जैसे Na पॉजिटिव है, जिसे यहाँ पे कितना था? 281 है, 1 इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा निकालना। लेकिन जब निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। ये कितना हो गया? 28 ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, ये क्या है? किसी स्टेबल फॉर्म में है, इसीलिए अभी ना तो कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना ही कोई लेगा। सो इसीलिए ये रिएक्ट भी नहीं करेगा कि भाई जब कोई स्टेबल हो चुका है तो वो रिएक्ट क्यों करे किसी को, है ना, किसी के भी साथ। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज की जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मोस्ट रिएक्टिव आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन आयंस के केस में वही क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अगेन जैसे NaBr है प्लस Cl है Br2, तो अगेन देखो सॉरी Br, जब क्लोरीन क्या करेगा? इस Br को हटा देगा बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए ब्रोमीन अलग हो गया एंड NaCl अलग हो गया। रिएक्शन ऑफ, जैसे एल्केली मेटल्स अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, क्लोरीन क्या है? हेलोजन, हेलोजन जो सबसे लास्ट में जो दूसरे नंबर पे आते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन फैमिलीज को हम बोलते हैं हेलोजन फैमिलीज, ठीक है। तो एल्केली मेटल जो है सबसे पहले तो वो बर्स्ट होगा जब उसको हम क्लोरीन के साथ हीट करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, मतलब यू कैन से कि जैसे एल्कली मेटल किसी क्लोरीन के यानी किसी हेलोजन के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो दे फॉर्म मेटल क्लोराइड्स एंड फ्लेम आपकी आ जाती है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एल्कली मेटल में क्लोरीन गैस की फॉर्म में प्रेजेंस में एल्कली मेटल रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया? बर्निंग हो गई, है ना। इसी तरीके से मेटल है, मेटल लिथियम मेटल है, लिथियम मेटल को जब क्लोरीन के प्रेजेंस में रखा तो ये बर्न होने लगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। थोड़ा सा ज्यादा है, बस आपको रटना नहीं है, इसको सिर्फ रीड करना। 5 दिन भी कंटिन्यूसली रीड करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि किसमें क्या है। रिएक्शन ऑफ, अभी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, अगर नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने लगे तो क्या होगा? जब मेटल क्लोरीन के साथ होता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ होता है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और इसीलिए जो रिएक्शन हो रही है जिनके बीच में भी, वहां पे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, मतलब शेयरिंग होती है। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसको, इसके पास कितना है? 17, यानी 287, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कितना है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा? शेयर कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया तो हाइड्रोजन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, अब ये शेयरिंग होगी इनके बीच में, जो है क्लोरीन और इसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में अब शेयरिंग होने लगी। तो यानी जब क्लोरीन को हम काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन काउंट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी काउंट करेंगे और हाइड्रोजन का भी जो है क्लोरीन के साथ काउंट करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है मेटल हाइड्राइड। सिंपल है, सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, मेटल और हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड, कैल्शियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड। इस तरीके से जो है हाइड्राइड की जो है रिएक्शन होती है। नॉन मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे बॉन्ड अगेन वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, राइट। तो जैसे H2 है, वो जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर क्या लिक्विड फॉर्म में
हाइड्रोजन क्या है, गैसेस फॉर्म में, तो वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, एक गैसेस स्टेट और एक लिक्विड स्टेट में, राइट। सो जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो दैट इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड विच फॉर्म द H2S। ठीक है, अनदर यू कैन सी N2 और CrH2 को जब हम करेंगे, यानी N2 नॉन मेटल को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट फॉर्म अमोनिया, कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से द मेटल एंड नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।